नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 14 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स की इस क्लास में। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण उन करंट अफेयर्स के विषयों पर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज 14 अप्रैल है और आप लोग जानते हैं 14 अप्रैल का दिन जो है वो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यही वो दिन है जिस दिन इस देश के संविधान निर्माता जो है भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है वो मनाई जाती है। तो आज के इस दिन हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक आपको दे रखा है और टेलीग्राम का लिंक नहीं मिले तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके टेलीग्राम का लिंक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, बातचीत की शुरुआत। अंबेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी प्रकार इस भारत भूमि पर इस प्रकार के महापुरुष जन्म लेते रहें। इन्होंने जिस प्रकार के संविधान का निर्माण किया वो दुनिया का एक अद्भुत संविधान है। तो इसी प्रकार लगातार हमारा सम्मान इनके प्रति बना रहे। आज का दिन बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। तो आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है मित्रों, देखिए जरा क्या है। डीआरडीओ द्वारा एंटीटेक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में कहाँ से किया गया है? तो आप सभी जानते हैं राजस्थान के पोखरण में इस प्रकार का क्या किया गया। अभी हाल ही में हेलिना जो क्या है हेलीकॉप्टर में जो है वो शिफ्ट करके या लगाकर उसे एंटीटेक एक गाइडेड मिसाइल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसका नाम क्या हेलिना है और किसके द्वारा किया गया? ये सब डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला भारत का एक शीर्ष संस्थान जो है वो है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो पोखरण राजस्थान में, जहां पर परमाणु परीक्षण भी पहले किए जा चुके हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पोखरण जो है वो परमाणु परीक्षण के लिए भी चर्चा में रहा है। तो अभी हाल ही में हैदराबाद तेलंगाना नहीं, चेन्नई तमिलनाडु नहीं और चांदीपुर उड़ीसा नहीं, ये क्या है राजस्थान का है। और राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वहाँ पर ये स्थित है। पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाका जो है, यहाँ से ऐसा किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान में गंगानगर है, हमारा बीकानेर है, और बीकानेर के बाद में यहाँ पर जो है वो जैसलमेर और बाड़मेर है। ये चारों क्षेत्र जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उस सीमा पर पड़ते हैं। तो यहाँ पर पोखरण राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा एंटीटेक गाइडेड मिसाइल का अभी तक क्या किया गया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और वो हेलिना है। ये देखिए, इसके संदर्भ में हेलीकॉप्टर से सतह पर लक्ष्यों को साधा तो थर्राई फायरिंग रेंज, रेगिस्तान में हवा से हेलिना का हमला, दुश्मन के ठिकानों किए नेस्तनाबूद। 2 दिन पहले ही पिनाक एमकेआई का विफल परीक्षण किया गया था। पिनाक एमकेआई के परीक्षण के 2 दिन बाद ही एक बार फिर पाकिस्तान से सटे सरहदी जैसलमेर में सोमवार को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज एक बार फिर थर्रा उठी। तो आप लोग ये सब जानते हैं, फायर एंड टारगेट यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करने वाली ये हेलिना जो है वो ध्रुव जो हेलीकॉप्टर हमारा है, इस प्रकार के हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जा सकती है। एंटीटेक गाइडेड मिसाइल है। ध्रुवस्तर हेलिना की जो है वो इस प्रकार का सफल परीक्षण अभी हाल ही में कहाँ से किया गया? तो ये सवाल मुझे ये लगता है कि राजस्थान की परीक्षाएं जितनी भी होने वाली है उन राजस्थान की परीक्षाओं के लिए तो ये अति महत्वपूर्ण है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है मेरे मित्रों। तो आप सभी इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोखरण से इसका सफल परीक्षण किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या। हाल ही में राष्ट्रीय मातृत्व दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय मातृत्व दिवस जो है वो क्या किया जाता है? मनाया जाता है। मातृत्व दिवस का मतलब है मातृ मृत्यु दर जो होती है, मातृ मृत्यु दर जो होती है उसमें कमी लाना और किस प्रकार सुरक्षित जो है वो मातृत्व को बचाया जा सके, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, जो कि क्या कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए 13 अप्रैल के दिन आपको पता होगा मेरे मित्रों, 1919 का दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है वो इसी दिन हुई थी। जनरल डायर ने क्या कर दिया था? निहत्थे लोगों पर इस प्रकार की गोलियां बरसाई। तो ये घटना भी 13 अप्रैल के दिन हुई थी। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करें। गुजरात के बनासकांठा जिले के नबाबेट में सीमा पर्यटन के लिए सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता हेतु भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक व्यू पॉइंट का अभी हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है वो हमारे गृह मंत्री जो हैं, गृह मंत्री कौन है भैया? अमित शाह जी हैं। उनके द्वारा अभी हाल ही में इस प्रकार के व्यू पॉइंट का उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया। जिस प्रकार पंजाब के अमृतसर में
जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर इस प्रकार के व्यू पॉइंट बनाए गए हैं। ठीक उसके बाद जैसलमेर राजस्थान में भी बनाया जा रहा है, और अभी गुजरात के बनासकांठा में इस प्रकार का उद्घाटन जो वो किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह के द्वारा किया गया, जो कि गृह मंत्री हैं, प्लस इसके साथ साथ जो है वो सहकारिता मंत्री भी हमारे हैं। और सहकारिता का जिक्र जो है वो आपको पता होगा हमारे डीपीएसपी में भी किया गया है, यानी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो उसमें भी किया गया है। सहकारिता का जिक्र उसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो ये डीपीएसपी जो है वो हमने कहाँ से ग्रहण किए, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड जो है वहाँ से ग्रहण किए मेरे मित्रों, आयरलैंड से इनको ग्रहण किए गए। ये वाद योग्य नहीं है, और भारतीय संविधान का भाग 451 जो है उसमें इन सब चीज़ों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा मेरे हिसाब से कौन कौन सी बातें 36 से 51 तक जो है, 36 से क्या है 51 तक जो आर्टिकल है उन आर्टिकल्स में इनका विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिसमें परीक्षा की दृष्टि से आर्टिकल 39 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक आर्टिकल जो है वो आपका 44 जो है वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये दो तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बारे में बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के पहले संस्करण के तहत 24 अप्रैल को यह पुरस्कार किसे दिया जाएगा, यानी आज 24 अप्रैल है और आज लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है इसके पहले संस्करण के बारे में घोषणा की गई है, और यह आज जो है वो नरेंद्र मोदी जो हैं इनको क्या किया जाएगा, पहला जो है इस प्रकार का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पिछले दिनों लता मंगेशकर का निधन हो गया, और मैंने आपको बार बार बताया कि 2001 जो है, इस 2001 में क्या किया गया था मेरे मित्रों, लता जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अभी हाल ही की घटी आयोजित हुई 2 परीक्षाओं में ये सवाल जो है वो पूछा जा चुका है। अभी लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो किसको दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। यह इसका पहला संस्करण है। चलिए और किन किन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जरा विस्तार से इस बात को समझने की कोशिश करिए मेरे मित्रों। पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, और भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में उनके परिवार ने सोमवार को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया है। यह पुरस्कार लता मंगेशकर और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की याद में हर साल 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाली शख्सियत को दिया जाएगा। ये अभी हाल ही में 24 अप्रैल को समारोह में जो है वो आज इसको दिया जाएगा। और कौन कौन सम्मानित होंगे इस पुरस्कार से जरा देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में राहुल देश पांडे को दिया जाएगा। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष क्षेत्र में आशा पारेख को दिया जाएगा, और मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष जैकी श्रॉफ को दिया जाएगा। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार जो है वो आनंदमयी के लिए ये दिया जाएगा मुंबई डब्बावाला को, नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके द्वारा इसे प्रदान किया जाना है। तो चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला जरूर याद रखना, क्योंकि ये ज़्यादा पूछे जाने की संभावना परीक्षा की दृष्टि से है। भारत का पहला मेक इन इंडिया कमर्शियल एयरक्राफ्ट का क्या नाम है, जो कि पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में शुरू किया गया, यानी पूर्वोत्तर जैसे मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, इन सब से हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो सके, इसके लिए भारत का पहला मेक इन इंडिया कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो वो बनाया गया उसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया डोर्नियर 228। क्या है, डोर्नियर 228 नाम से, डोर्नियर 228 नाम से इसको शुरू किया गया। और इसका उद्घाटन जो है यानी पहला सफ़र जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इनके द्वारा किया गया। ये हमारे क्या हैं, उड्डयन मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री जो हैं वो हैं, उड्डयन मंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। प्लस ये कहाँ से आते हैं, तो मध्य प्रदेश जो है, यहाँ मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ से आते हैं। ज्योतिरादित्य ये सिंधिया परिवार जो है उनसे संबंधित है। तो चलिए डोर्नियर 228 जो है ये भारत का पहला मेक इन इंडिया कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, जिसको पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो इसकी इमेज भी आपको दिखा देते हैं, चलिए देखिए, ये देखिएगा आपके सामने है। आकाश में एक नया इतिहास, दुर्गम पहाड़ी इलाकों के लिए डोर्नियर वरदान से कम नहीं। भारतीय उड्डयन के क्षेत्र में मंगलवार को एक नया इतिहास रचा गया, जब देश में निर्मित डोर्नियर 228 विमान ने असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट मार्ग पर पहली व्यावसायिक उड़ान भरी। सार्वजनिक क्षेत्र की अलायंस
अलायंस एयर देश की पहली वाणिज्यिक एयरलाइंस बन गई जिसने नागरिक परिचालन के देश में, यानी ये किस एयरलाइंस के द्वारा शुरू किया गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे मित्रों। सार्वजनिक क्षेत्र की एक एयरलाइंस एयर देश की पहली एयरलाइंस जो है वो पहली एयरलाइंस बन गई है जिसने नागरिक परिचालन के लिए विमान इस्तेमाल किया है। डोर्नियर 228 विमानों का इस्तेमाल अब तक सिर्फ सशस्त्र बल करते थे, लेकिन डोर्नियर की पहली कारोबारी उड़ान में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरेन रिजिजू जो हमारे विधि मंत्री हैं उन्होंने इसमें सवार होकर सफ़र किया। असम के डिब्रूगढ़ से पासीघाट पहुंचने पर पानी की बौछार के साथ विमानों का स्वागत किया गया और अलायंस एयरलाइंस का नाम है मेरे मित्रों, अलायंस एयर ने सरकार के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ फरवरी में 17 सीटों वाले 2 डोर्नियर 228 विमान पट्टे पर लेने के लिए करार किया था। एयरलाइन को पहला डोर्नियर विमान 7 अप्रैल को मिला था। डिब्रूगढ़, पासीघाट और लीलाबाड़ी डिब्रूगढ़ मार्ग पर इस विमान को नियमित उड़ानें 18 अप्रैल से शुरू की जाएगी। देखिए, उत्तर पूर्व में बेहतर कनेक्टिविटी इससे स्थापित होगी। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहा है। डोर्नियर विमान से इन देश क्षेत्र के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अलायंस एयर जल्द ही उत्तर पूर्वी राज्यों के कई जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। तो अलायंस जो एयरलाइंस है उसके माध्यम से ऐसा प्रयास जो है वो लगातार जारी है। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या है। अगले सवाल है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम मंदिर कहाँ पर स्थित है, जहाँ हाल ही में त्रिकुट जो है उस त्रिकुट पहाड़ पर एक रोपवे की दुर्घटना हुई और लंबे मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया जा सका। तो त्रिकुट पहाड़ पर ये रोपवे की दुर्घटना कहाँ पर घटित हुई अभी हाल ही में, तो राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि राजस्थान में रोपवे जरूर है, लेकिन राजस्थान में इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई। इसके बाद गुजरात है, गुजरात में भी नहीं मेरे मित्रों, मध्य प्रदेश में भी नहीं। ये सब घटना अभी हाल ही में कहाँ घटित हुई, झारखंड में घटित हुई। झारखंड का बैद्यनाथ जो मंदिर है वहाँ पर त्रिकुट पहाड़ी पर जो है रोपवे के दौरान इस प्रकार की दुर्घटना घटित हुई और लंबे समय के बाद उन लोगों को वहाँ से बचाया जा सका। तो झारखंड इसका सही जवाब होगा। सोरेन साहब जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, सोरेन साहब जो हैं यहाँ के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। यहाँ आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन 2024 में कहाँ पर किया जाएगा, तो आईसीसी T20 विश्व कप की अभी हाल ही मेज़बानी में किसको प्रदान की गई है 2024 में होने वाले, और महिला विश्व कप जो है वो 2023 में होगा। ये ध्यान रखना, महिला विश्व कप जो है T20 का वो 2023 में आयोजित होगा और पुरुष वाला 2024 में आयोजित होगा। तो इस 2024 का आयोजन है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका दोनों में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। यानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में इसके संयुक्त रूप से क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। आपको पता है ये उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका है और यहाँ पर ये वेस्ट इंडीज़ के द्वीप पड़ते हैं। तो इस अमेरिका में और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ जो है इनके संयुक्त रूप से इसका आयोजन जो है वो 2024 में किया जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो मेरे मित्रों ए व बी दोनों होगा। चलिए ज़रा देखिए इसके बारे में। 2024 T20 विश्व कप जो है उसके बारे में आपके सामने यहाँ लिखा गया। विश्व कप में होगी 20 टीमें शामिल और आईसीसी की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 2024 में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की संयुक्त मेज़बानी में होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप में 20 टीमें जो है वो भाग लेगी और 12 टीमें सीधे क्वालिफाई इसमें कर जाएगी। तो 2023 में पहला महिला अंडर 90 विश्व कप जो है वो खेला जाएगा। पहला महिला अंडर 90 विश्व कप 2023 में, पहला अंडर 90 विश्व कप है मेरे मित्रों, ये ध्यान रखना, जो कि 2023 में होगा। 2024 में पुरुष T20 विश्व कप होगा और इसमें ऑस्ट्रेलिया में होने वाला 2022 विश्व कप की तालिका के आधार पर दोनों मेज़बान देशों के साथ लीग के दौरे के सीधे क्वालिफाई इसमें कर जाएगी। कुल मिलाकर इसमें 20 टीमें जो हैं वो हिस्सा लेने वाली है। तो पहला महिला अंडर 90 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में जनवरी 2023 में आयोजित होगा। तो अंडर 90 विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, तो ये पूछा जाए तो 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंडर 90 T20 विश्व कप, अंडर 90 T20 विश्व कप, T20 आईसीसी विश्व कप जो है उसका आयोजन कहाँ पर होगा, विश्व कप। ये विश्व कप का आयोजन मेरे मित्रों ध्यान रखना 2023 में, 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो 2023 में इसका आयोजन दक्षिणी अफ्रीका में किया जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। 2023 अंडर 90 विश्व कप और ये कहाँ पर ये आयोजित होगा, अफ्रीका में। और सीधा जो पुरुष वाला T20 विश्व कप उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो वेस्ट इंडीज़ और इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में मिलकर किया जाएगा, संयुक्त रूप से आयोजन होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
पहले खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट 12 से लेकर के 13 अप्रैल 2020 को कहाँ आयोजित किया गया? तो पहले खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट जो है वो जमशेदपुर में आयोजित किया गया। जमशेदपुर जो है वहाँ पर आयोजित किया गया। ये मेरे मित्रों ध्यान रखना है। अभी अभी हाल ही में आयोजित हुआ है 12 और 13 अप्रैल 2022 को, कल इसका समापन हो गया। 2 दिन की प्रतियोगिता थी और पहले इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया गया था। चलिए अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है। नोट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI, यह पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? नोट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI, यानी BCCI के साथ मेरी जो है वो नाइट वॉचमैन जैसी ही जो है वो कहानी इसके साथ नहीं है, और भी बहुत कुछ है। तो यह पुस्तक जो है वो अभी हाल ही में विनोद रॉय के द्वारा क्या की गई है? लिखी गई है। विनोद रॉय के द्वारा लिखी गई है। भारतीय टीम के मेंटोर जो हैं, मेंटोर कौन है? तो MS धोनी है, और चेन्नई जो टीम है उसमें खेल रहे हैं, कप्तानी अभी हाल ही में छोड़ दी है। VVS लक्ष्मण जो है वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी उसके प्रमुख वर्तमान में। सौरव गांगुली जो है वो BCCI के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, और ICC के होने वाले जल्दी चुनाव में ये भाग ले सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो विनोद राय की ये पुस्तक है अभी हाल ही में जो चर्चा में आई है। चलिए इसके बाद मेरे मित्रों बात करते हैं T20 में चौथे रिटायर आउट होने वाले अब खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसमें मेरे दोस्तों पहले सबसे फर्स्ट जो है वो शाहिद अफरीदी, इसके जो हैं वो T20 में रिटायर होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी शाहिद अफरीदी बने। और अभी हाल ही में R अश्विन जो है वो IPL में इस प्रकार का पहला मामला है। इससे पहले IPL में इस प्रकार का कोई मामला नहीं हुआ था। IPL में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी R अश्विन है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो चौथे खिलाड़ी हैं। IPL में कौन से हैं? IPL में फर्स्ट हैं, और वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो चौथे रिटायर होकर आउट होने वाले, यानी रिटायर लेकर आउट होने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? R अश्विन बने हैं। T20 IPL में ऐसे पहले खिलाड़ी हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो मैंने आपको बता दिया कि वाशिंगटन में इस बैठक का क्या किया गया? आयोजन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वाशिंगटन जरूर ध्यान रखिएगा। मोदी ने बाइडेन को यूक्रेन पर साफ बताया भारत का रुख, और बाइडेन ने कहा प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। यानी दोनों देशों के बीच में इन विभिन्न विषयों को लेकर के जो है वो बातचीत अभी हाल ही में हुई है। तो ये सब बातें आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अच्छी है। और 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में हमेशा आपको पता होगा, मैंने बार बार बताया, रक्षा मंत्री और इसमें एक विदेश मंत्री, 2 स्तर के मंत्री जो हैं वो 2+2 वार्ता में भाग लेते हैं। और यह इस वार्ता का चौथा संस्करण था। यानी इसका लगातार आयोजन जो है वो एकांतर क्रम में भारत और अमेरिका में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका आयोजन जो वाशिंगटन DC में किया गया था। चलिए अगले सवाल के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए कुछ मित्र कह रहे थे राजस्थान के जो सवाल है उनकी संख्या बढ़ाइए, तो मैंने आज इसके साथ भी राजस्थान के कुछ सवाल जो परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण वो इसमें समाहित करने की कोशिश की है। राजस्थान के बारे में सवालों की अगर बात की जाए तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उन पर बात करते हैं। आहत मुद्राएं या पंचमारक जिन पर 5 चिन्ह अंकित होते थे वे कौन कौन से चिन्ह थे? आहत मुद्रा जो पंचमारक के सिक्के थे उन पर कौन कौन से चिन्ह अंकित होते थे? तो सूर्य का, तीर का, मछली का और घंटे का या और पौधे का, ये 5 चिन्ह जो हैं वो पंचमारक सिक्कों पर चिन्हित होते थे। सूर्य, तीर, मछली, घंटा और पौधा। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पंचमारक या आहत मुद्राओं पर इनमें से कौन सा चिन्ह जो वो अंकित नहीं होता था? तो ये सब याद होने चाहिए। सूर्य, तीर, मछली, घंटा और पौधा याद रखिएगा। राजस्थान में गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सवाल परीक्षा में अभी आ चुका है। गुप्तकालीन जो है वो नगला झेल भरतपुर जो क्षेत्र है यहाँ से जो है वो प्राप्त हुई हैं गुप्तकालीन मुद्राएं। मारवाड़ क्षेत्र में प्राप्त गुर्जर प्रतिहार कालीन सिक्कों पर किस शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो सेसेशियन शैली जो है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ गुर्जर प्रतिहार कालीन सिक्कों पर देखने को मिलता है। मदन शाही किस राज्य के सिक्के हैं? मदन शाही कोटा राज्य के हैं। कहाँ से? कोटा राज्य से मदन शाही सिक्के जो हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। राजस्थान में सबसे पहले प्राचीन सिक्के कौन से हैं? तो आहत सिक्के राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। पंचमारक सिक्के या आहत सिक्के सबसे प्राचीन माने जाते हैं। गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो मारवाड़ से संबंधित है। गदिया सिक्के मारवाड़ कह दीजिए, जोधपुर कह दीजिए, इस क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल कौन सा है? मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल बागोर जो है वो आपने पढ़ा होगा। बागोर जो है वो भीलवाड़ा का बागोर प्रसिद्ध है। कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन जो अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया, उसके बाद जो है अमलानंद घोष के बाद बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा भी किया गया।
आहड़ सभ्यता किन नदी के संगम पर है? तो बेड़च और बनास नदी के संगम पर उदयपुर में आहड़ सभ्यता विकसित हुई, ऐसा कहा जाता है। बेड़च और बनास नदी जो है उसके किनारे पर आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम प्रचलित हैं। ताम्रवती और आघाटपुर जो है वो आहड़ सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन जो है वो आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल जो है आरसी अग्रवाल का रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। यहाँ पर आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1961-62 में बाद में एच.डी. सांकलिया के द्वारा किया गया। एच.डी. सांकलिया के द्वारा भी किया गया। इसके द्वारा आहड़ सभ्यता किस संस्कृति की सभ्यता है? तो ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? ग्रामीण है, ये जरूर ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। लेकिन कालीबंगा शहरी सभ्यता के रूप में जानी जाती है। किस सभ्यता में से एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हे होने के प्रमाण है, यानी अलग अलग घरों के एकल परिवार होने का भी प्रमाण हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। किस सभ्यता से लाल व काले व भूरे चित्रित मृद भांड मिले? तो ये विभिन्न प्रकार के लाल और काले और भूरे मृद भांड जो है वो आहड़ सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता के लोग शव को आभूषणों सहित गाड़ते थे? तो आहड़वासी जो है, आहड़ में शव जो मिले उनमें उनके साथ जो है वो आभूषण भी प्राप्त हुए। इसका मतलब शवों को आभूषण पहने हुए गाड़ देते थे, आभूषण निकालते नहीं थे। आहड़ सभ्यता के किसने आहड़ या बनास संस्कृति का है? तो एच.डी. सांखलिया जो है 1961-62 में जिनके द्वारा उत्खनन किया, उन्होंने आहड़ सभ्यता को ही क्या कहा? आहड़ सभ्यता को आहड़ या बनास संस्कृति के नाम से जाना गया। गिलोंड सभ्यता राजसमंद में किस के तट पर है? तो बनास नदी के तट पर है राजसमंद में गिलोंड। गिलोंड सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? तो बीबी लाल जो है उनके द्वारा इसका उत्खनन जो है वो अभी आपको ध्यान रखना करवाया गया था। तो पिछली विभिन्न प्रतियोगिताओं में से भारत के इतिहास से संबंधित भी कुछ सवाल पूछे गए, उन पर भी बातचीत करते हैं। जरा देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम क्या है? जरा बताइए। तो आपको ये बात तो पता है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जो हैं इनका महत्वपूर्ण योगदान है सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद क्या है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कौन सी है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात में। सौराष्ट्र कहाँ पर है भैया? गुजरात में। ये सौराष्ट्र क्षेत्र, सौराष्ट्र गुजरात जो है इससे संबंधित है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर गुजरात से संबंधित है। चलिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी आपसे पूछा जा रहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई जब की गई, इसके प्रभारी जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल इसके प्रभारी थे। जॉन मार्शल का नाम बहुत आता है, तो ध्यान रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक जो खुदाई हुई उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य एक व्यापारिक संबंध था? मोहरों पर किसका चित्र मिलता है जिससे ये कन्फर्म होता है? तो बैल का चित्र जो है यहाँ की मुद्राओं पर प्राप्त होता है। चलिए, इसके बाद अगला सवाल देखिए। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा व ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। तो यहाँ ध्यान रखना है, मातृशक्ति जो है इसमें विश्वास करने वाले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो मातृशक्ति में क्या करते थे? विश्वास करते थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता का स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटडा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। तो इसमें मेरे मित्रों आपका सुरकोटडा जो है वो भी था, इसके बाद में यहाँ लोथल भी था और बालाकोट भी। ये तीनों स्थल जो हैं वो समुद्र तट पर स्थित थे, लेकिन इसमें कोटदीजी जो है वो कोटदीजी समुद्र स्थल पर नहीं था। सुरकोटडा, लोथल और बालाकोट जो वो समुद्र स्थल पर स्थित थे। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार जो है वो माने जाते हैं, या फिर विशाल अनागार माने जाते हैं, या सभा भवन? तो विशाल अनागार जो हैं वो मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल बड़ी इमारत के रूप में जो है वो प्रसिद्ध हैं। और आज से पहले ये करीब परीक्षाओं में सवाल आया। विशाल अनागार जो है वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं और ये सबसे बड़ी इमारत जो है वो यहाँ की मानी जाती है। इसके बाद अगला है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? शतरंज बोर्ड की, गोलाकार पद्धति, ग्रिड पद्धति, कौन सी पद्धति यहाँ पर अपनाई थी? तो इसका सही जवाब है ग्रिड पद्धति को इन्होंने अपनाया था। ग्रिड पद्धति क्या होती है? इस प्रकार का समकोण पर काटती हुई रेखाओं का एक जाल होता है जिसे ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला सवाल देखिए मित्रों, क्या है? निम्न में से पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों व टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? टेराकोटा
कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। पाई गई मोहरों व टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं किया गया था। निरूपण और अंकन नहीं किया गया था। किसका अंकन नहीं किया गया था? हाथी का, गेंडे का, बाघ का। तो यहाँ पर सही जवाब जो आपका है मेरे मित्रों वो ध्यान रखिएगा, गाय जो है वो इसका चित्रण या निरूपण जो है वो नहीं हुआ था। गाय इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद सवाल है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन, जस्ता और लोहा। तो यहाँ पर आपको पता होगा हड़प्पा वासी, ये सवाल मैंने पहले भी आपको बता दिया, हड़प्पा वासी जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यताओं के बारे में आप लोग जब पढ़ते हो, ताम्र युगीन सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, इसमें ये आपको पता ही होगा कि यह लोहे से लोग क्या थे? अपरिचित थे। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास में हमने आपके सामने 30-35 सवाल रखने की कोशिश की है और आपको पसंद आई होगी क्लास। आप सभी को आगामी ऑल द बेस्ट सभी एग्जाम के लिए। वीडियो के लिए स्पेशल तौर पर ये क्लास आपकी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो जिनका भी प्री जो है वो क्लियर हो गया उन सभी को बधाई, और अब अगली तैयारी जो है वो आप बहुत अच्छे से करें तो आपको निश्चित तौर पर सफलता इसमें हासिल होगी। तो अगली क्लास में फिर आप लोगों से कुछ मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी को हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।